बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर रिसेंट चंद दिन पाकिस्तान को जो कामयाबियां मिली हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट, उसके बाद बरतानिया का दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, और उसके बाद अगली मंजिल अमरीका। जो पूरी दुनिया की सुपर पावर्स हैं उनमें अगर कोई नाम गूंज रहा है, जहाँ पर इंगेजमेंट आ रही है, तो वो पाकिस्तान की एक कौम है, पाकिस्तान की एक रियासत है, पाकिस्तान का एक मुल्क है। बट एट द सेम टाइम जब हम इंटरनल पॉलिटिक्स देखते हैं पाकिस्तान की, तो हालात कोई बहुत अच्छे या बहुत स्टेबल दिखाई नहीं देते। बट एट द सेम टाइम दिस इज़ रियलिटी कि जो रिसेंट अचीवमेंट है मौजूदा रिजीम की, उसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात समझे जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो क्या एक बेहतर अपोजिशन का किरदार अदा कर पा रही है? क्या उन्होंने अपनी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर दी हैं और उसके बाद अब तमाम तर हवा सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक रह गया, या अभी भी सब्सटेंस बाकी है? रीज़न, ये 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़े जलसे का इंदिया दे दिया। दो आई डू बिलीव फ्रॉम डे वन कि जिस सूबे में आपकी हुकूमत है वहाँ पर आप जितना बड़ा मर्जी जलसा कर लीजिए, लेकिन आप मरकजी हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकते। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑप्शंस एग्जॉस्टेड हैं, या अभी भी कोई कार्ड्स हैं इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2, एक बड़ी डेवलपमेंट इस खित्ते की, जहां पर पाकिस्तान का और सऊदीया का इतना बड़ा मुआहदा सामने आता है, वहीं पर एट वंस अमरीका एक बार फिर से एक्टिव होता है और बगराम की एयरबेस वापस लेने की बात करता है। दो, उसके ऊपर चाइना का रद्देमल भी आ गया, उसके ऊपर और ममालिक भी बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अफगान हुकूमत का अपना डायरेक्टली रद्देमल वापस आ गया कि अगर बगराम एयरबेस की बात तो दूर, 1 इंच अफगानी लैंड जो है वो भी नहीं देंगे किसी को। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? दो कि डोनाल्ड ट्रंप का भी रिसेंट जो बयान है, अगर आप उसको ज़रा गौर से पढ़ें तो कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी वहाँ पर अफगानिस्तान को भी दी जा रही है। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन दिस रीजन? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस रीजन के अंदर होने क्या जा रहा है, उसके ऊपर ज़रा सी आज के शो के अंदर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, हमें वीडियो लिंक पर उन्होंने ज्वाइन किया है। सर, मेगा डेवलपमेंट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट, व्हाट वुड यू से ऑन दैट? इज इट मेगा डेवलपमेंट, और क्या ये आपके टाइम के ऊपर भी, जब आपका दौरा इक़्तिदार था, इस पर कोई काम चल रहा था इवन एट दैट टाइम? देखिए, मेगा डेवलपमेंट तो खैर इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि ये एक वाटरशेड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तो तुर्क्स जो हैं वो तुर्क हुकूमत कर रहे थे मिडल ईस्ट के ऊपर। जी। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने एक तवील अरसा जो सारे मामलात हैं वो चलाए, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन ने इस सारे खत्ते का इंतज़ाम जो है वो संभाला। ये पहला मौका है कि किसी चौथे मुल्क को ये समझिए कि ये मौका मिला है कि वो जो मिडल ईस्ट का जो दिफा है, यानी जो उनकी जो डिफेंस इश्यूज हैं उनमें इतना बड़ा किरदार अदा कर सके। सो पाकिस्तान का 2 अरब की आबादी है मुसलमानों की, लेकिन इतनी बड़ी फौज तो किसी और मुल्क के पास नहीं है जी। 6 लाख की स्टैंडिंग आर्मी है पाकिस्तान की, वाहिद एटमी ताकत है। और इससे ये जो रोल मिला है पाकिस्तान को, इसकी अहमियत यही है कि जो मिडल ईस्ट है वो दुनिया में आप समझिए कि जो सरमाए का जो सबसे बड़ा एक मरकज है वो अमेरिका के बाद मिडल ईस्ट है, और वो मूव एंड शेक करते हैं वर्ल्ड मार्केट्स को। सो जब पाकिस्तान का वहाँ पे इतना बड़ा हिस्सा होगा डिफेंस में, हमारी एक स्ट्रेटजिक अहमियत बहुत बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक वोज हैं उनमें भी फर्क पड़ेगा। बट आई मस्ट से इट्स अ ह्यूज इवेंट एज फार एज पाकिस्तान हिस्ट्री इज कंसर्न। सर, सवाल वही कि क्या आपके टाइम के ऊपर भी इस मुआहदे के ऊपर काम चल रहा था, या आपकी गवर्नमेंट के बाद इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ? नहीं, जहाँ तक ये एक मुश्तरका मुस्लिम दुनिया की एक मुश्तरका फौज होने का एक तस्वुर है ना, ये तो हमारी गवर्नमेंट से भी पहले चल रहा था। आपको याद होगा कि जनरल राहील शरीफ जब रिटायर हुए थे और वो वहां पे गए थे, तो उस वक्त भी जो किंग अब्दुल्ला थे उस वक्त गालिबन, उनका जो मानना था वो यही था कि एक एक्चुअली ये बात शुरू हुई थी जब मेरा ख्याल है परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के एंड के बाद ये एक सोच मिडिल ईस्ट में जो है वो शुरू हुई। लेकिन दरमियान में फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जब आ गए और अब्राहम अकॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो फिर उसके बाद ये डाई डाउन हो गया, और अरबों को लगा कि अब इसराइल इतना बड़ा खतरा नहीं है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है मुस्लिम नेटो का, ये है तो काफी पुराना,
लेकिन अब चूंकि ये इवेंट्स हुए, ये कतर के ऊपर जो हुआ, जिससे जाहिर है कि पूरा जो मिडिल ईस्ट की जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं वो तो हिलकर ही रह गए कि हमने $2 ट्रिलियन लगाए हैं अमेरिका में, वेस्ट में, तो हमें तो टके का फायदा नहीं हुआ। सो उसके बाद इसकी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये एग्जीक्यूशन अब हुई। कॉन्सेप्ट ये पुराना है। सर, इस पे ऊपर एक नई बहस का आगाज फिर से पीएमएलएन के कुछ लोगों की जानिब से भी किया गया है कि जब इमरान खान साहब थे सऊदी और पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, हमने आके रिपेयर किए। इज इट ट्रू सर कि आप लोगों के दौरे इक़्तिदार में वाकई एमबीएस एंड खान साहब के हालात बहुत ख़राब थे? देखिए, अगर ऐसी बात होती तो जब इमरान को गोली लगी है हम्म। तो जो सबसे पहले हुक्मरान जिसने फोन किया है वो इमरान खान को, वो मोहम्मद बिन सलमान ने किया। हम्म। अगर जिस तरह के हालात बताए जाते हैं और इनके जितने हालात अच्छे बताए जाते हैं, तो अब तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। आप मुझे बताइए, एमबीएस तो पाकिस्तान नहीं आए। इसी तरह से आप मुझे बताएं, एमबीएस ने अभी तक, या सऊदी अरेबिया ने या यूएई ने तो $1 पर इन्वेस्ट नहीं किया था जब तक ये कतर का नहीं हुआ। आगे आप देखते हैं क्या होता है। सो ये किस्से कहानियां फैलाए जाते हैं, किए जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ बयानात जो आ गए, स्पेशली जो बुशरा बीबी ने इंटरव्यू दे दिया, उससे ये तासुर एक जो है वो बन गया। अदरवाइज तो जाहिर है कि मुझे पता है कि एमबीएस बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इमरान खान के, बहुत वो एहतराम करते थे। इमरान खान भी बहुत एहतराम। सर, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान एट वंस? अमेरिका को क्या जरूरत पड़ गई बगराम ट्रंप को? देखिए, मसला ये है कि जो अमेरिका की पॉलिसियां भी बड़ी ट्रांजैक्शनल है। जब 86 में अमेरिका यहाँ से गया था अफगानिस्तान से, जनेवा अकॉर्ड के बाद, तो उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं आएंगे। उनको फिर वापस आना पड़ा और $1 ट्रिलियन यहाँ पे उन्होंने खर्चा कर दिया। उसके बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ से गए, तो टू बी फेयर विद इमरान खान, तो उनको कह रहे थे कि आप अपने ताल्लुकात भी ये रखें कि मुल्क वॉर टॉर्न है, इसको हमें मिलके इसको ठीक करने की जरूरत है। इन्होंने कहा नहीं, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, हमने नहीं जाना। उस वक्त छोड़ के चले गए सब कुछ। और अब फिर उनका दिल कर रहा है कि रूस के करीब एक हमारा बड़ा जरूरी है कि हमारा एक अड्डा होना चाहिए, चाइना भी यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। सो प्राइमरीली तो अब अमेरिका की पॉलिसी में दोबारा जो रूस और चाइना है वो फिगर कर रहा है। पाकिस्तान के लिए तो ज़ाहिर है बगराम एयरपोर्ट की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इनको रूस और चाइना तो नाराज होंगे अगर ये बात आगे चलती। कोई भी मुल्क, अमेरिका हो, रशिया हो, जब अफगानिस्तान से इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाता है। हमें तो वो भी एस्पेक्ट देखना पड़ता है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका का इंटरेस्ट इस वक्त पाकिस्तान नहीं है। जी। पाकिस्तान का जो है वो तो ज़ाहिर होगा ही होगा, पाकिस्तान तो लाए है ही अमेरिका का। लेकिन प्राइमरीली आई थिंक अगर इस वक्त रूस और चीन होगा, पाकिस्तान ज़ाहिर है एक लिमिट से आगे नहीं जा सकता। चीन के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। सर, ज़रा लोकल हमारी पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। कल हमने देखा कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया के कुछ लोगों ने मिशन नूर के नाम से एक कैंपेन का आगाज़ किया हुआ था। अजानें देनी थी छतों के ऊपर। 2 की अजान देने में कोई हर्ज नहीं, किसी भी टाइम पे नमाज भी पढ़नी चाहिए जो जिसको अल्लाह इस्तात दे। बट सर, समझ इसको अगर थोड़ा किया जाए तो बज़ाहिर क्या ऑप्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पास, पार्टी के पास ऑप्शंस ख़त्म हो चुकी, कार्ड सारे प्ले कर दिए हैं कि अब डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वही लीड करेंगे और लीडरशिप को गालियाँ देंगे? देखिए, रैसा मैं तक तो जो तज्जिया है वो अब ये है कि देखिए, इमरान खान को तहरीके इंसाफ की लीडरशिप से और इनसे जो है ना वो कोई उम्मीद नहीं है। ना ही उनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें ये लोग कहीं को फिगर करते हैं। इमरान खान अपना जिस किस्म का स्टांस लिए हुए हैं, उनकी डिपेंडेंस अब ये है कि पाकिस्तान के लोग ही निकलें और वो बराह रास्त जो है वो मामला अपने हाथ में लें। इमरान खान की स्ट्रेटजी जो है वो ये है, वो अपनी जो जेल टर्म है उसके साथ भी वो रिकनसाइल कर चुके हैं। जो जुल्म ज्यादतियां उनके ऊपर होती हैं, करते हैं, उन्होंने मतलब बहादुरी के तो ज़ाहिर है उनके पूरे 100 नंबर है जी। वो भी उनको जो है वो कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी में पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थ्रू पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। लिहाजा ये जो सारे लोग जो भी करते रहे, यार ये तो एक बिल्कुल ही, देखिए ना, कोई भी सियासी जमात जो है ना उसको कभी भी अपने आप को मजहबी उसमें नहीं लाना चाहिए, सिंबलिज्म में। क्योंकि जब आप मजहबी सिंबलिज्म में लाते हैं तो आपने देख लिया जवाब भी उसका जो है वो फिर मजहबी सिंबलिज्म में हो गया। सो इससे जो समाज है उसको बड़ा शदीद नुकसान पहुंचता है, क्योंकि मजहब का ताल्लुक आपके दिल के साथ है, आपके दिमाग के साथ नहीं है। तो दिल जो है वो हर आदमी का मुख्तलिफ होता है। सो इट्स अ वेरी आपकी
जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत तकसीम कर देता है इस तरह के इकदाम। लेकिन मेरा मेरा अपना जो तज्जिया है अब ये है कि इमरान खान जो है वो इंतजार करेंगे, जी। वो ना मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं, ना ही वो कोई सियासी हिकमत अमली में दिलचस्पी रखते हैं। उनकी सिर्फ जो अब डिपेंड करता है कि वो वाटरशेड मूवमेंट पाकिस्तान में कब आएगी कि लोग जो है वो खुद निकलेंगे। दूसरी तरफ जो हुकूमत है और जो हुक्मरान हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इमरान खान के सवाल का कोई जवाब नहीं है। वो इस वक्त ना नैरेटिव की लड़ाई जो में वो कुछ इमरान खान का मुकाबला कर पा रहे हैं। अगर 65% लोग इमरान खान के साथ थे 8 फरवरी को, आज 80% लोग इमरान खान के साथ हैं। इनका प्रॉब्लम एंड और इनका जो स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, नॉन पीपल्स पार्टी वगैरह के पास तो है ही नहीं, ना ही वो एस्टैब्लिशमेंट को कोई सहारा दे पा रहे हैं। और यहाँ पे स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि दे आर ट्रीटिंग पीपल ऑफ पाकिस्तान विद utmost contempt। जितनी तौहीन हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई हो, सारी स्ट्रेटजी ये है कि हम लोगों को डंडे के जोर के ऊपर दबा के रखेंगे और जितनी देर निकलती है हम निकालेंगे। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि इमरान खान की जो उम्मीद है वो पूरा करने में ये जो सोच है ये एक रोल अदा करेगी। और अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई बातचीत या उसकी तरफ हम जाएंगे। दोनों साइडें जो हैं वो रेल की दो पटरियों की तरह बस साइड बाय साइड पैरेलल चलती चली है। जा रही हैं। सर यहाँ पे कल की ही कैंपेन का मैं एक और रेफरेंस देना चाहूँगा आपको। इससे बज़ाहिर ये लग रहा था कल कि अब तहरीक इंसाफ के जो मैटर्स हैं, जो लीडरशिप है, वो सोशल मीडिया के हाथ में है। जो वो आगाज़ करना चाहें वो कर देंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप को मजबूरन उनको फॉलो करना पड़ेगा। और जो नहीं फॉलो करेगा वो इतनी बड़ी अथॉरिटी या इतनी बड़ी पावर बन चुका है सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उनको रिडिक्यूल किया जाएगा और पब्लिकली रिडिक्यूल किया जाएगा उनको। तो कर दें, उन बेचारों की क्या हैसियत है? मतलब जो पीटीआई की लीडरशिप है वो हो ना हो, मतलब वो क्या है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताऊं कि जी। जो भी लीडर है इस वक्त, चाहे वो गौहर हो, चाहे सलमान राजा हो, चाहे वकास हो, चाहे ये हमारे दोस्त हो सुन्नी तहरीक वाले वगैरह वाले, देखिए इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए खान साहब ने इनको छोड़ा हुआ है, इसीलिए ना इनकी कोई आवाज है, ना इनको कोई जो है वो अहमियत हासिल है। हत्ता कि इनको तो आप छोड़ देना, इनकी तो पॉलिटिक्स से जाहिर है 10-10 12-12 महीनों की है। आप मुझे बताइए पीटीआई की लीडरशिप में शाह महमूद कुरैशी साहब की क्या हैसियत और अहमियत है? एजाज चौधरी कहाँ खड़े हैं? महमूद और रशीद की क्या अहमियत है? यास्मीन राशिद की, उमर चीमा की क्या अहमियत है? सो द प्रॉब्लम राइट ना, प्रॉब्लम आप कह लें या राइट कह लें, रॉन्ग कह लें, स्ट्रेटजी में इमरान खान की स्ट्रेटजी में पार्टी कार्डर एग्जिस्ट नहीं करता। वो इमरान खान की स्ट्रेटजी में लोग हैं और वो है, बस दरमियान में कुछ नहीं है। और इमरान खान की ये जो स्ट्रेटजी है या ये जो तज्जिया है उसको जो मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो रोजाना उसको ज्यादा तकवीत दे रही। सर वो तो फिर अगर पिक्चर थोड़ी सी ड्रॉ करें जिस जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो तो कोई बहुत अच्छी पिक्चर नहीं पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के अवाम की नजर आ रही। बिल्कुल अच्छी पिक्चर नहीं है, और ये भी इनका ख्याल है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि एक तो जाहिर है यहाँ को किताब वगैरह पढ़ने का रवाज तो है नहीं, ना ही कोई तज्जिए का उस तरह का रवाज है। यहाँ पे ये जो सोच है ना कि कुछ भी हो जाए, लोग तो भेड़ बकरियां हैं, इनको क्या, ये तो नहीं निकलते जी। अब आम हर बंदा ये बात करता है, और जी ये लोग पाकिस्तान के लोग है ही नहीं है जी, ये लोग निकल ही नहीं सकते। देखिए इस तरह नहीं होता। 3 तरीके तो पाकिस्तान के अंदर चली हैं, पाकिस्तान बनने से पहले तरीके चली हैं क्या? ये तो बिल्कुल ही मतलब हिस्ट्री के खिलाफ। हाँ ये बात होती है, ये इनविजिबल लाइन होती है, और ये कोई मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, ये कोई जो है मौजूदा तमाम लोगों के लिए अच्छी लाइन नहीं है। और हम मुल्क को धकेल रहे हैं कि लाजमन जब तक आप जो है आप बिल्ली को भी अगर दीवार से लगाएंगे तो वो क्या करेगी? आगे से रिएक्ट करेगी। आई थिंक इट्स टेरिबल सिचुएशन। और कोई मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त दोनों साइडों में कोई ख्वाहिश भी है कोई बातचीत की। 2-4 लोग हैं, मतलब नून लीग में अंदर चौधरी निसार ये अपने हो गए, राना सनाउल्लाह हो गए, साद रफीक साहब हो गए, और कुछ संजीदा लोग हैं जो ये समझते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, चीजें बेहतर होनी चाहिए। बट ओवरऑल आपने मरियम नवाज की आपने बातें सुनी हैं, बाकियों की सुने हैं, वहां पे कोई ख्वाहिश नहीं है, पीपल्स पार्टी में कोई ख्वाहिश नहीं है। माइनस इमरान खान, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इज वेरी वेरी आई वुड से वायलेंट, इज वेरी अपसेटिंग।
दिस शुड नॉट हैपन एक्चुअली। सर 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जलसा करने जा रही केपी में, क्या इम्पैक्ट होगा? खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट पहले ही पीटीआई की है, कोई अहमियत नहीं है। सारे पहले भी जलसे होते रहे हैं, उधर पेशावर के जलसों का क्या फर्क पड़ना है? पेशावर में और कर लें, रोज कर लें। अपनी हुकूमत हो तो वहां पे जलसों का क्या फायदा होता है? वो जलसे की कोई अहमियत इम्पोर्टेंस नहीं है। अहमियत इम्पोर्टेंस सिर्फ इमरान खान की सोच की है। और जहां तक मैं इमरान खान की सोच का तजिया कर सका हूं, मेरा सोच यही है कि वो बिल्कुल एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। हुकूमत उनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें उनकी मुआवनत कर रही है, और वो अल्टीमेटली इंतजार करेंगे उस वाटरशेड मूवमेंट का जो पाकिस्तान में होती है। लास्ट क्वेश्चन जो मुझे आपकी गुफ्तगू से आज ही समझ आ सका कि इमरान खान साहब की रिहाई सिर्फ पब्लिक या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के हाथ में है, उनकी जमात मुकम्मल तौर पर रेलेवेंट हो चुकी हुई है? जमात मुकम्मल तौर पर रेलिवेंट हो चुकी है। उसकी वजह यह है ना कि जमात का कोई स्ट्रक्चर होता है, कोई लोग होते हैं, देखिए ना, कार्डर होता है। अब तो आपके पास कोई कार्डर ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो अब अगर एक हुकूमत तो कहेगी कि उनके हम ट्वीट्स भी बंद कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आई मीन ये कोई ऐसा जिस वक्त वो इमरान खान हैज जस्ट वो उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव दे दिया है और अब वो इंतजार करेंगे। और इससे ज्यादा इमरान खान की ना कोई, मुझे नहीं लगता। देखिए ना, सबसे मुश्किल यही है ना कि आप हालात से तंग आ जाते हैं, डील कर लेते हैं। वो इमरान खान कर नहीं रहे। अब 2.5 साल तो हो गए हैं। सो आप देखते हैं। फिर दूसरा, हुकूमत की ये जो प्रॉब्लम ये होती है कि इवेंट्स के साथ बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। अब हुकूमत समझती है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, लोकल एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की। अनफॉर्चुनेटली अगेन मेरे ख्याल में ये दुरुस्त तज्जिया नहीं है, एंड इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। नाज़रीन, इस सेगमेंट में बात करते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का रिसेंट दौरा सऊदी अरेबिया, बट अब इससे एक और डेवलपमेंट जो फर्दर आने वाली है वो है शहबाज शरीफ साहब का दौरा अमरीका। अगर आप सिर्फ, मैं एक टिप देता हूँ आपको, सिर्फ गूगल कीजिएगा शहबाज शरीफ टू विजिट यूएसए, तो आपको टोटल कवरेज या मुकम्मल खबरें इस एक फ्यूचर के दौरे के बारे में सिर्फ हिंदुस्तानी मीडिया से ज़्यादा मिलेंगी। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब सरदार मसूद खान साहब ने, साबिक सफारतकार है। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर लेट्स स्टार्ट विद सऊदी अरेबिया। कैसे देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पैक्ट है जो डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, उसके ऊपर ज़रा हम आगे चल के सिचुएशन को बिल्ड करते हैं। इसके ऊपर बरसों से कोशिश हो रही थी, लेकिन जो है कतर के ऊपर इसराइल के हमले के बाद ये एकदम पाकिस्तान और सऊदी अरब को एहसास हुआ कि इस किस्म का मुआहदा कर लेना चाहिए। बगैर किसी ताख़ीर के मुआहदा हो गया है, और ये मुआहदा मजबूत है, दोनों दिफाई इस्तेदाद को मजबूत करेगा। और उसके बाद जो है इसमें जो शक रखी गई है वो ऐसी है कि अगर एक मुल्क के ऊपर हमला होगा, दोनों मुल्क के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक नया वर्टिकल है, स्ट्रेटेजिक वर्टिकल है इस पूरी की पूरी रीजन में। और इसकी वजह से जो है मशरक़ और मग़रब, शुमाल और जनूब में बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी। यानी इस एतबार से कि क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई मुल्क हमला कर सकेगा, क्या सऊदी अरब के ऊपर कोई मुल्क हमला कर सकेगा। और दूसरी इसकी खसूसियत ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर अभी इस मुआहदे में नहीं लिखा गया कि इसको तमाम खलीजी रियासतों की, जो बाकी 5 खलीजी रियासतें हैं, उनकी भी हिमायत हासिल है, क्योंकि खलीजी रियासतें या उनकी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो जब भी कोई फैसला करते हैं तो इत्तेफाक राय से करते हैं। और सऊदी अरब उनका सरबराह भी समझा जाता है, यानी ये भी लिखत पढ़त में हो ना हो वो उनका सरबराह है, ताकतवर तरीन मुल्क है, रकबा भी ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है, और उसका असर और रसूख भी ज़्यादा है। फिर जो हरमैन शरीफ भी वहाँ मौजूद हैं जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मुक़द्दस हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको उनकी हिमायत हासिल है। अगरचे जो उम्मत मुस्लिमा में से बाकी नॉन अरब मुल्क जो है वो अभी तक शामिल नहीं हुए, लेकिन इस मुआहदे की वजह से उनके भी हौसले बढ़े होंगे और उनको भी एक नया एतमाद पैदा हुआ हो। सर अब यहीं से फ्लाइट पकड़ी शहबाज शरीफ साहब ने, बरतानिया चले गए, बरतानिया से अमेरिका जा रहे हैं, और आप इंडियन मीडिया टोटल फोकस इस एक चीज़ के ऊपर है कि शहबाज शरीफ टू मीट डोनाल्ड ट्रंप।
सर अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा पैक्ट, इतना बड़ा मुआहदा जिसने पूरी दुनिया में शोर मचाया हुआ है, अमेरिका इज ओके विद दैट, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? आप उस फोर्ड पिक्चर को कैसे देखते हैं? देखिए जी, इस फरवरी में जब यानी फरवरी 2025 में जी जब सदर ट्रंप ने ओहदा सदारत संभाला, उसको कुछ अरसे के बाद नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हो गई। जी तो हमने तो कोई शोर नहीं मचाया या कोई रद्द अमल नहीं था, और हमारे भी आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए, और अपने नुक्ता अरूज के ऊपर उस वक्त पहुँचे जब हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की लंच पे। वाइट हाउस में न सिर्फ मेज़बानी हुई बल्कि पजीराई हुई सदर ट्रंप की तरफ से। तो इस वजह से जो है एक खाका दो तरफा ताल्लुकात सामने आ चुका है, एक नक्शा सामने आ चुका है, उसको अमली जामा पहनाना है। और आमतौर पर रिवायत है, दस्तूर है कि जब सदूर और वज़राए आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में इकट्ठे होते हैं तो उनकी बायलैटरल्स होती हैं। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान नहीं हो सकी। मुझे याद है कि एक दफ़ा जो है सदर बाइडेन भी मौजूद थे शहर में, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी। तो इनकी एक रिसेप्शन पे मुलाकात हुई थी। लेकिन अब ये बाज़ाब्ता मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, और इन ताल्लुकात में जो फ़ैसले हुए हैं वो सलामती, इलाक़ाई सलामती के लिए बल्कि आलमी अमन के लिए बहुत ही अहम है। लिहाजा इनका मिलना जो है, एक तो दो तरफ़ा ताल्लुकात हों, माशी हों, दिफाई हों या तकनीकी हों, या उसके बाद क्रिप्टो से मुताल्लिक़ हों, या जो नई टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ हों, तिजारत से हों, मईशत से हों, सरमाकारी से मुताल्लिक़ हों, ये तो हैं ही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलाक़ाई और आलमी सलामती के लिए भी हमें एक दूसरे के साथ बताना चाहिए कि हमारी क्या हिकमत अमली है, हमारा क्या लाहे अमल है, और किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं। सरदार साहब, दो नंबर्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बट आई एम श्योर कि आप इसको रिलेट कर देंगे हमारे नाजरीन के लिए। जब इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हों कि पाकिस्तान पूरी दुनिया का फोकस हो, एट दैट टाइम ये जो पैक्ट रिसेंट हमारे बाकी मुल्कों के साथ मामलात बहुत बेहतर होना, पाकिस्तान को फोकस पॉइंट होना, इकॉनमी भी हमारी कुछ बेहतरी की ऑप्शन इससे निकलेंगे सर? मईशत आपकी बेहतर हो रही है। मैं समझता हूँ कि आप जाइए 2022 में, तो उस वक्त हमारी मईशत तकरीबन बैठ रही थी, सैलाब था, उसके बाद जो है हमारे ऊपर एतमाद नहीं कर रहा था, और 2023 में दोबारा टर्न अराउंड हुआ, और 2024 में हमारी मईशत ने सर उठाना शुरू किया। अब ये सूरत हाल है कि आदाद शुमार के मुताबिक इसकी जो GDP ग्रोथ होगी वो बेहतर होगी, लेकिन जो सऊदी अरब की सरमायाकारी मुतवक्को है, उसके अलावा जो है अमेरिका की सरमायाकारी उसका वादा किया गया है। सऊदी अरब ने आपकी सरमायाकारी के लिए ऐलान किया कि उसे वो $25 बिलियन तक बढ़ा देंगे। और फिर जो है दूसरी तरफ जाइए आप, तो मैं समझता हूँ अमेरिका ने ये अंदिया दिया है कि वो आपको तेल के ज़खायर तलाश करने में मदद करेंगे। एक अमेरिकी कंपनी भी इस सिलसिले में इंगेज हो रही है। क्रिप्टो के हवाले से हमारे पहले ही ताल्लुकात अच्छे हैं। हमारी क्रिप्टो काउंसिल और उनकी जो उधर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है उसके दरमियान तावन बढ़ा है। तो इस वजह से ये है कि इस वक्त इशारे मुस्बत हैं, मौके भी बहुत पैदा हो गए हैं, लेकिन इन्हिसार हमारी क़यादत और हमारी जो उनकी क़यादत के साथ टीम्स हैं, मल्टीपल टीम्स हैं, के ऊपर है कि वो इन मौके से कैसे फ़ायदा उठाते हैं। सरदार साहब, आजकल फिर एक बहुत बहस छिड़ गई है कि इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बहुत बेहतर थे पहले, वो ख़राब हुए। सर, आर यू विटनेस टू एनीथिंग लाइक दैट कि इमरान खान साहब के टाइम के अंदर हमारे मामलात सऊदी अरेबिया से, ब्रदर इस्लामी मुल्क से ख़राब हो गए थे? देखिए, चूँकि इसमें इस मुआज़ने में एक सियासी पहलू है, उससे मैं इज्तनाब करूँगा। और मैं समझता हूँ कि उतार चढ़ाव रहा है। उस दौर में भी जो है एक ज़माने में बहुत ताल्लुकात अच्छे हो गए थे, उसके बाद कोई गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी, और सऊदी अरब ने ये कोशिश की है, और पाकिस्तान की भी हमेशा से कोशिश रही है, क्योंकि जो सऊदी अरब कोई आम ताम मुल्क नहीं है, हमारा हलीफ भी रहा है, दिफाई हलीफ रहा है, माशी हलीफ रहा है। तो बिला इस्तिस्ना हर हुकूमत की कोशिश रही है कि सऊदी अरब के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, और यही हमारी अमूमी जहत रही है ख़ारजा पॉलिसी में। हमने कभी शऊरी तौर पर कोई ताल्लुकात सऊदी अरब से ख़राब करने की कोशिश नहीं की,
गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है कि आप देखिए कि 2015 में चले जाइएगा, जी एक हमसे दरख्वास्त की गई थी कि यमन के लिए फौजें दी जाएं, तो जी उसमें हमें माजरत करनी पड़ी थी उस वक्त। जी लेकिन जो उनकी अपनी अंदरूनी सलामती है उसके लिए हम अफवाज भेजते हैं, उसके बाद बल्कि जो साबिक फौजी सरबराह हैं जनरल जहीर राहील शरीफ शरीफ साहब। वहाँ मौजूद हैं, एक बहुत ही अहम पोजीशन पे मौजूद हैं, और उनके अंदरूनी सलामती के जो भी अपरेटस है उसके कायद हैं, एडवाइज़र हैं उनके। तो ये मेरा ख्याल है कि इस मुआवजे से बेहतर है कि हम जो आगे मौक़े पैदा हुए हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, और जो है जो सऊदी पाकिस्तान ताउन को बढ़ाया जाए, उसमें क्या क्या हैं विच आर वेरी इम्पोर्टेंट। एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद दूसरा जो है डिफेंस प्रोडक्शन, तीसरा ये है कि जो हमारी मीशत है उसके जो बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर्स हैं सऊदी अरब की सरमाकारी हम खींच के लाएं, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, क्योंकि ये नहीं कि हम सऊदी अरब और हम पहली मरतबा इसके का इश्तराक करेंगे, हमारे पास पहले इसके मॉडल्स मौजूद हैं, तो उनको बढ़ाना है, उनको बढ़ावा देना है। तो सर, सबसे अहम एक डेवलपमेंट के व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान के, वो रशिया हो जाए, वो अमेरिका हो जाए, जब भी अफगानिस्तान में किसी की इन्वॉल्वमेंट होती है, हम पाकिस्तान ऑटोमेटिकली ज्योग्राफिकली हम उस जगह पे बैठे हैं कि हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ जाता है। एक बड़ी डेवलपमेंट रिसेंट 2 दिन पहले की स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की है कि जनाब बग्राम एयरबेस हमें चाहिए, और अगर नहीं दी जाती तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आई एम श्योर कि आप उसके ऊपर अपडेटेड हैं। हाउ डू यू सी दैट डेवलपमेंट सर? जो अफगान गवर्नमेंट है उनका भी बड़ा क्लियर कट सा स्टांस आज सामने आया इस स्टेटमेंट पे। हमें इतना तो पता था कि अमेरिकी हुक्काम और जो तालिबान की हुकूमत, अफगान तालिबान की हुकूमत है, इनके दरमियान पस पर्दा राब्ते थे। जी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे, कुछ पस पर्दा थे, कुछ बिल्कुल दोहा में जो उनकी कई मुलाकातें हुई हैं, जो उस वक्त अमेरिका की तरफ अमेरिका के जो स्पेशल एनवॉय थे उनकी इनकी काबीना के अरकान, तालिबान की काबीना के अरकान के साथ मुलाकात होती थी। और ये सदर ट्रंप ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ इस सिलसिले में बात करते रहे हैं। लेकिन ये है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने ऐसा इंकशाफ किया है जो आमतौर पे हुकूमतें नहीं करती हैं, उसे खुफिया रखती हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि हमें बागराम में इस वजह से चाहिए क्योंकि उससे 1 घंटे के फासले पे, असल में फासला शायद इससे ज़्यादा हो कि 2000 किलोमीटर के फासले के ऊपर, कि वहाँ न्यूक्लियर प्रोडक्शन होती है या न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं या उसमें मिसाइल्स भी होंगे। लेकिन ये आमतौर पे खुफिया रखती हैं हुकूमतें। सदर ट्रंप ने क्यों इसे जाहिर किया मुझे मालूम नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान ने इनकार किया तो उसके लिए इसके नताइज होंगे, संगीन नताइज होंगे। उनका इट वुड बी बैड फॉर बैड थिंग्स वुड हैपन टू अफगानिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने कहा कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर कोई किसी किस्म की कार्रवाई होगी तो उसमें पाकिस्तान मुलवस हो जाएगा। और पाकिस्तान, मैं दुआ करता हूँ कि दोबारा इस किस्म की कोई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पैदा ना हो, क्योंकि ये होता है कि स्ट्रेटेजिकली तो शायद हम कामयाब हो जाते हैं, अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन उसके दूर रस असरात पाकिस्तान के नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ जो है लोग महसूस करने लगते हैं, जो सरमायाकार हैं, मगरबी हों, मशरक़ वस्ता के हों या जनूब मशरक़ी एशिया, या मशरक़ी एशिया के जो हैं, ये जगह महफूज नहीं है, ये जंग जारी है। तो इस वजह से जो है वो हाथ खींच लेते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए पाकिस्तान की सरजमीन से, हिंदुस्तान को बेनकाब किया जाए, जैसे वो यहाँ टेररिस्ट नेटवर्क्स चला रहा है अफ़गानिस्तान, ईरान और खलीजी रियासतों में बैठ के, और अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान सिविलियंस और आर्म पर्सनल को मार रहा है। और हम यहाँ एक ऐसी फ़िज़ा पैदा करें कि यहाँ मईशत को फ़रोग मिले। उसके लिए इस किस्म की डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव मुस्बत नहीं होंगी। सर यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अभी रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी स्टेटमेंट अफगानिस्तान के हवाले से, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट तो, उनकी स्टेटमेंट, उसके बाद इसी इसना के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की स्टेटमेंट आ जाना, सर कुछ क्लैरिटी है आपके माइंड में कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? देखिए, ख्वाजा साहब ने जो बयान दिया है उसकी बाज़गश्त आपको सऊदी तर्जमानों के बयानात में भी मिलती है। उन्होंने ये कहा है कि जी ये
कुल्लियतन, यानी ये एक किस्म का कुल्ली मुआहिदा है, इसे इस हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। मतलब ये है कि ये जो है, ये मुआहिदा जो है, इसमें हर डायमेंशन शामिल है। वो ये वजाहत दोनों तरफ से आई है, और ख्वाजा साहब वजीर दिफा हैं, अगर वो ये कहते हैं तो ये मुसद्दक़ा है। और इसी तरीके से अगर सऊदी तर्जमान कहते हैं, उन सऊदी तर्जमान जो है उनसे ये सवाल पूछे गए हैं, बैन मीडिया ने पूछा है, तो उनने इस बात में उसका जवाब दिया है। तो इसकी वजह से ये है कि इसमें ज़्यादा क्या साराई करने की ज़रूरत नहीं है। जब लफ्ज़ स्ट्रेटेजिक का इजाफा हुआ, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, तो उसमें लामहला हर किस्म की जहत आ जाती है, रिवायती भी और गैर रिवायती भी, यानी स्ट्रेटेजिक भी और कन्वेंशनल। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, वेरी काइंड ऑफ यू। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। जनाब सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारे एंगल्स हमने डिप्लोमेटिकली और इन डेज टू कम क्या रीडिंग है सरदार साहब की वो आपके सामने रखने की कोशिश की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स, हार्डकोर पॉलिटिक्स जो है उसके ऊपर बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में ज़रा डिस्कस करते हैं कि जहां इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपने देखा कि सरदार साहब के साथ हम डिस्कस कर रहे थे, वहीं पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत, इतनी बड़ी एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एवरी पैसिंग डे लीडरशिप की वजह से, आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दैट, इररेलेवेंट होती जा रही है। मेन स्ट्रीम से, कोई मीडिया से, जलसे जुलूस से, पॉलिटिक्स से, स्टेटमेंट से, कोई अजीब कॉर्नर सी दिखाई देती है। मुझे ज्वाइन किया है जनाब हमाद हसन साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। हमाद भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह का। हमाद भी पिछले चंद दिनों की पॉलिटिक्स देखें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान सेंटर ऑफ अटेंशन है पूरी दुनिया का। डोनाल्ड ट्रंप की आने वाले दिनों की मुलाकात हो जाए, पाकिस्तान सऊदीया का डिफेंस पैक्ट हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बड़ी इज्जत अल्लाह पाक अता कर रहा है पाकिस्तान को। लेकिन जब मैं इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करता हूँ तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर गुजरते दिन ना कोई वो शेडो सा नजर आता है, सिर्फ अब धुंधला सा, जो हर टॉक शो, हर जगह के ऊपर डिस्कस हो रही थी। क्या हुआ? व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन विद पीटीआई राइट नाउ? बहुत शुक्रिया साकिब। देखिए, कुछ हकाइक हैं, उससे हमें इनकार नहीं हो सकता, यानी उन हकाइक को हम तस्लीम करेंगे। यानी इस हकीकत से हम इनकार नहीं कर सकते कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत उसी तरह है जिस तरह पहले थी, सियासी जमातें उसी तरह मुंतशिर हैं, आईन कानून की बालादस्ती पर मुत्तफिक नहीं हो रही है, कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा है, पार्लिमान की बालादस्ती नहीं है। पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। ये भी हमें मानना पड़ेगा कि पॉपुलर जमात या पॉपुलर लीडरशिप जब भी होती है वो जेलों के अंदर होती है। वो भुट्टो था, वो फातिमा जनाह थी, वो बेनजीर भुट्टो थी, वो नवाज शरीफ था, या आज वो इमरान खान है। लेकिन इन तमाम मसाइल का हल क्या है? हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए। इन मसाइल का हल ये है कि तमाम सियासी जमातें वन पॉइंट एजेंडा पर आ जाएं। यानी इस मुल्क के अंदर रहने वाला, खा वो सियासी कारकुन है, वो मुलाजिम है, वो किसी भी इदारे में काम करता है, वो कोई भी है जो इस मुल्क का बाशिंदा है, इस मुल्क का के अंदर रहता है, वो आईन और कानून की छतरी के अंदर ही रहेगा। इस पर कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा है। एक बार हुआ, मीसाकी जमहूरियत नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के दरमियान हुई और मामलात आगे बढ़ने लगे। फिर क्या हुआ? फिर पीटीआई को मैदान में उतारा गया। पीटीआई ने बहुत सारी नहीं, हमारे भी पीटीआई को उतारने से पहले ही लोग कहते हैं कि दुबई में भी मुलाकातें हो गई थी और फिर नवाज शरीफ साहब भी तो काला कोट पहन सुप्रीम कोर्ट चले गए थे ना। बिल्कुल, आपकी बात से मुझे 100% इत्तेफाक है। जब भुट्टो साहब इक्तदार में थे और बड़े पॉपुलर थे तो क्या कौमी इत्तेहाद को मैदान में नहीं उतारा गया था? क्या असगर खान से फौज को खत नहीं लिखा गया था? तो ये तो हमारी तारीख है। लेकिन सियासी जमातें कॉन्फिडेंस पकड़े, वन पॉइंट एजेंडा पर आ जाए, आईन और कानून की बालादस्ती पर। अब देखे ना, कल जिया मार्शल्ला में अयूब मार्शल्ला में हसन नासिर के साथ हो रहा था। भुट्टो के बाद जिया मार्शल्ला आया तो जो नजीर अब्बासी के साथ हो रहा था, फिर नवाज शरीफ के कारकुनों के साथ हो रहा था। अभी 24 या 48 घंटे पहले गुजरावाला में वही कासिम खोकर के साथ भी हुआ, यानी जेल से उसकी लाश निकली। भाई, कब तक ये सब कुछ होता रहेगा? कब तक हम इसी तरह चलते रहेंगे? मैं आखिरी
इसका वन पॉइंट एजेंडा ही इसका हल है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, सियासतदान आपस बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हम भी जिस सोल्यूशन की आप बात करते हैं मुझे वो नियर फ्यूचर में होता नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। साकिब, इसके जिम्मेदार तमाम सियासी जमातें हैं। यानी नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि वोट को इज्जत दो, और जीटी रोड पे निकले, पूरा पाकिस्तान निकल आया था उनके साथ। देखे अवामी, हमें मानना पड़ेगा कि अवाम आईन और कानून के हक में है। वो नवाज शरीफ के साथ भी चलते हैं, वो बेनजीर भुट्टो साहब के साथ भी चले, वो आज इमरान खान के साथ भी चल रहे हैं। लेकिन मामला क्या होता है, नवाज शरीफ साहब लोगों को निकाल रहे थे ना कि वोट को इज्जत दो। अब वो वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ पे है और नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं? फेयर इनफ, तो जाए ना, आप जाए अडियाला इमरान खान के साथ बैठ जाए, जमीन पर कह के आ जाए, बात कर लेते। अगर वो कंटेनर से गिरे थे, सर वो अडियाला जाने की इजाजत मिल जाएगी? नहीं जा सकते। नवाज शरीफ साहब को इजाजत मिल जाएगी अडियाला जाने की? यही तो मैं कह रहा हूँ, इजाजत लेते क्यों है? इजाजत लेते क्यों? ये अडियाला इसी पंजाब में उनकी हुकूमत है, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है। इजाजत न मिले, कोई रोके, लात मार दे हुकूमत को। खान साहब की उनके फैमिली, उनकी हमशीरा को इजाजत नहीं मिलती, जो उनकी फैमिली है उनको इजाजत नहीं मिलती। देखिए, आज भी खान साहब को इक़्तिदार में ले आए, वो इनसे भी 2 कदम आगे होंगे। यही तो अलमिया है हमारे सियासतदानों का कि वो वक्त से सीखते नहीं है, बार बार भुगतते हैं, बार बार उन्हें फेस करना पड़ता है, उनको करना पड़ता है। सियासी कारकुनों, आज इमरान खान और उनके कारकुनों पर मुश्किल वक्त है। इससे पहले नवाज शरीफ पे था, उससे पहले बेनजीर भुट्टो पे था। ये हमेशा इस तरह होता रहेगा। हमाद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी जनाब हमारे साथ और बड़ी खरी बात की हमाद भाई ने। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप इसको ज़रा सा डिटेल में अकेले बैठ कर सोचिएगा। हाँ, इंटेंसिटी का फ़र्क ज़रूर है कि माजी में सियासी जमातें जब अपोजिशन में थी तो उनके साथ क्या होता रहा, जब रोका जाना था उनका रास्ता तो क्या क्या होता रहा, इंटेंसिटी का फ़र्क था। आज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुल्क तो आपका मेरा सब 25 और अब तो लोग कहते हैं 26 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, तो मुल्क तो हम 26 करोड़ का है। और हमें हर एक बंदे को सर जोड़ के कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना है कि जो इज़्ज़त इंटरनेशनल अल्लाह पाक आपकर मेरे मुकद्दर में, हमारे इस मुल्क के मुकद्दर में लिख रहा है, हमको इस इज़्ज़त में भी सांझे होना है, हमें इसमें डिवाइडेड नहीं होना। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या और कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी अपोजिशन की पार्टी हो, हम उनको माइनस नहीं कर सकते, हम उनको विक्टिमाइज नहीं कर सकते, हम उनको एक लिमिट से ज़्यादा कॉर्नर नहीं कर सकते। हाँ, सियासी हद तक आप कॉर्नर कीजिए, वोट की हद तक आप कीजिए, परफॉर्म इतना अच्छा कीजिए, नारा इतना अच्छा लेके आइए, आपकी परफॉर्मेंस आपके मंशूर के ऊपर वोट पड़े। अल्लाह करे कि पाकिस्तान तरक्की करते करते जमहूरियत की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते भी इर्तिका के साथ साथ उस लेवल पे चला जाए कि जहाँ वाकई लोग मंशूर पढ़ के आपके मंशूर के ऊपर वोट करें और आपके माजी की परफॉर्मेंस के ऊपर दोबारा से आपको वोट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।